अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुख्तलिफ तरीके से आज आपके साथ हम बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। मैं तारुफ देना चाहूँगा पहले। मेरे साथ न्यूज़ सहर इंडिया के एडिटर इन चीफ अरफाज डेंग साहब भी इस महफिल में मौजूद हैं और हमारे दरमियान में एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, और मैं नाचीज़ महमूद ख्वाजा। चाय पे चर्चा करेंगे क्योंकि शेख साहब अक्सर जमीनी सतह से जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, पब्लिक की वेलफेयर की बात करते हैं, तो ये जरूरी है कि इलेक्शन से पहले ऐसे मुद्दे जो हैं वो आम पब्लिक तक पहुंचने चाहिए। तो फिर आगाज से पहले मैं शेख साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने चाय पे चर्चा पे आज हम जो दबे कुचले लोग हैं, हमें आपने याद किया। नहीं, ख्वाजा साहब आपका बहुत मशकूर हूँ। डैंग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ये दावत जो है मेरी आपने कबूल की। और मैं भी इतना बड़ा शख्स नहीं हूँ और आप भी मेरी तरह ही ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, तो हमने कहा क्यों ना आज ज़मीनी सतह की ही बात की जाए। जो अभी इलेक्शन सिनेरियो अभी चल रहा है, हम लोगों की बात उठाएं। और आप ज़मीनी सतह पे जर्नलिज्म करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम आवाम की बात करें कि पिछले जो 10-12 साल जो गुजरे हैं, इसमें पर्टिकुलरली हमारी जो जम्मू और रियासी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और पहले राजौरी पुंछ भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, कि कितने मसाइल जो हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने लोगों के मसाइल हल किए, वो कितने पॉपुलर हैं यहाँ पे। और इन तमाम बातों के ऊपर मुझे लगता है हम चर्चा करें। शकील साहब, मैं आगाज करूंगा। भाई साहब, मैं चाहूंगा साथ साथ पहले ये गुलाब जामुन भी चलना चाहिए। डैंग साहब प्लीज प्लीज, साथ साथ ये भी मुझे लगता है कि हम नमकीन चाय है नाज़रीन। नमकीन चाय हम सब की पसंद होती है और अच्छी भी होती है सेहत के लिए भी। तो शेख साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे याद है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तकरीर। जी ख्वाजा साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है जी, और साथ में उन्होंने कहा था यहाँ उलगाववाद भी बढ़ा है, मीन्स के टेररिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो हम करप्शन भी खत्म करना चाहते हैं और साथ में मिलिटेंसी को भी हम खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने स्टेट से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, ताकि जो दिल्ली है वो डायरेक्ट कंट्रोल करे जम्मू कश्मीर। ख्वाजा साहब, कितनी करप्शन कम हुई है वो आपको पता है। मैं डे 1 से एक चीज कह रहा हूं कि ये जो फाइट अगेंस्ट करप्शन है जम्मू कश्मीर में जो हुआ 2019 के बाद, पूरा सिलेक्टिव प्रोग्राम था। से कहते हैं ना कि लोग चुने हुए थे कि किन किन लोगों को टारगेट करना है। ठीक है, मैं इसकी वजाहत अक्सर करता रहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून है। एक जिसकी कोई पूछताछ नहीं है, जो शख्स जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके लिए बड़ा सख्त कानून है। लेकिन जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत के साथ मुंसलिक रहे या जो मुंसलिक हैं, उनके लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। मैं अक्सर बात करता हूं कि 200 से जायद सियासी लोगों को सरकारी बंगलों से ए टाइप बी टाइप कोठियों से खाली किया गया। लेकिन आप ये देखिए, 43 पॉलिटिशियंस, जिनमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और चंद और सियासी लोग, उन लोगों से अभी तक डैंग साहब जो कोठियां हैं वो खाली नहीं की गई। मैंने अक्सर जिक्र किया कि हमारे साबिका स्पीकर, साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी का जाती मकान एक्सेल्शियर लेन में है। लेकिन और सबसे अफसोस की बात ख्वाजा साहब, जून 2018 में यहां पे असेंबली खत्म हो चुकी थी। मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 15 दिन दिए जाने चाहिए
किसी भी सियासी शख्सियत को जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी होल्ड किया हो, ठीक है। कहां जून 2018 डैंग साहब, और हम अप्रैल 24 में पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देख लीजिए लॉलेसनेस जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपके पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पे इनकन्वीनियंट, इनकम्पैटिबल जो पॉलिटिशियन थे उनसे कैसे कोठियां खाली कराएगी। उनमें मैडम महबूबा मुफ्ती हैं, उनमें हर्षदेव सिंह हैं, उनमें मैं कहूंगा उमर अब्दुल्ला साहब भी हैं, उनमें चौधरी लाल सिंह भी हैं, हर्षदेव सिंह जी वजीर तालीम, मैं कह रहा हूं 200 के करीब। तो ये मैं चाहता हूं कि ये तमाम मसाइल जो हैं हम इसको डिस्कस करें यहां पे बैठ के। शकील सर, अगर बात करें हम अभी आज हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका जम्मू कश्मीर में दौरा था और आज जिस तरह से अपर पलोड़ा में जो है उनकी एक जनसभा थी और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो कश्मीर से कोई भी सीट पे जो है अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे और अनंतनाग सीट से जहां लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, खासकर रजौरी पुंछ के जो लोग, जो पहाड़ी कबीले के लोग जिनको एसटी में शामिल किया गया है, उनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे और भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पे कहीं ना कहीं पानी जो है वो आज फेर दिया अमित शाह जी ने। कैसे देखते हैं? डैंग साहब, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि बहुत ही फ्रैंकली आज अमित शाह जी ने इस बात को माना कि जो जोर, जो पकड़ भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में होनी चाहिए वो अभी नहीं है। ये उन्होंने बड़ा कैंडिडली ये माना है और ये मैं आपको बड़े वसूख से एक बात कहूंगा। उन्होंने स्पष्ट लफ्जों में कहा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि जो उनकी ए या बी टीम के जो कैंडिडेट्स हैं आप उनको वोट कीजिए। उन्होंने साफ कहा कि जो 3 पार्टियां हैं, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी, उसके ऊपर उनका निशाना था और उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को वोट ना करें और जो इशारा उन्होंने बिल्कुल ओपन दे दिया। तो इससे यही लगता है, और खास तौर पर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पहाड़ी लोगों को काफी उम्मीद थी और साथ में आपने देखा कि रविंद्र रैना जी का कई दफा नाम चला भी, फिर उसके बाद बशीर, शायद असद है उनका नाम, कोई हमारे एजाज असद साहब, उनका भी नाम चला। लेकिन आज तो होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये डेफिनेटली जो हमारे पहाड़ी जिन लोगों को एसटी स्टेटस मिला है, डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैक सीट मायूस होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जी भाई साहब। शकील साहब, इसी के साथ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा जो डैंग साहब का सवाल था। आपने भी फरमाया कि पीर पंचाल के अंदर पहाड़ी तबका की जो देरीना मांग थी वो दी उन्होंने, वो मांग पूरी हुई। लेकिन ये जानते हुए कि पहाड़ी लोगों का हमने काम किया है, आज की डेट में जो पहाड़ी लोग हैं, खासकर जो नया वोटर है, 18 साल से ऊपर, जो जिसने फर्स्ट वोट कास्ट करना है, या जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, वो मेडिकल के लिए हो, किसी और स्ट्रीम के लिए हो, तो वो लोग ये तजब्जब में थे कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग पुंछ सीट पे कैंडिडेट ना उतारने का क्या मकसद है, अगर आपने इतना काम किया है? देखिए, मुझे मालूम है कि ग्राउंड पे अभी ख्वाजा साहब इतनी फुटिंग नहीं है। लीजिए सच्चाई लीजिए साहब। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ना अभी इतनी फुटिंग नहीं है, मैं आपको साफ बात बताऊंगा। और खास तौर पर जो बीजेपी का जो कश्मीर यूनिट है, आपने सुना होगा पिछले दिनों उनमें आपस में भी डैंग साहब काफी डिफरेंसेस उभर कर सामने आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की कश्मीर में होनी चाहिए वो नहीं है। आप देखिए, ये लोग कश्मीर में जाते हैं तो मीटिंग्स कहाँ करते हैं? सर्किट हाउस में करते हैं डैंग साहब। इट इज ए ओपन सीक्रेट। और आप देखिए कि लोगों के साथ जिस तरह खुल के इनको मिलना चाहिए नहीं मिल पाते। आप देखिए, वे तहाशा सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं और जिस तरीके से आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की वहां पे ग्राउंड के ऊपर जो एक्सेप्टेंस है, अभी उस लेवल पे ख्वाजा साहब
मैं आपको बता दूं अभी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं है। चंद लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए, आप देख लीजिए। और जिस तरह मैंने आपको कहा, अगर इनको अनंतनाग में मीटिंग करनी है तो वहां पे भी वो जो रेजिडेंशियल एक कम्प्लेक्स है या कॉलोनी है, तो वहां पे जाकर और वहां पे वो पूरा एरिया पहले सेंसिटाइज किया जाता है। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कि चंद वर्कर्स इनके इकट्ठे होते हैं। तो जो जम्मू रीजन में एक्सेप्टेबिलिटी है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे इसमें एडमिट करने में वो कोई वो नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी ख्वाजा साहब अभी कश्मीर में जिसे कहते हैं ना, अभी दिल की दूरी जो है ना, वो महसूस होती है। क्यों साहब, आपने कहा कि जम्मू में जो है बीजेपी की पकड़ है, लेकिन क्या राजौरी व पुंछ जम्मू में नहीं आता है? देखिए, सबसे बड़ा मैं ढैंग साहब आपको कहूंगा कि राजौरी पुंछ को अलग थलग कर देना और उसको अनंतनाग से जोड़ना, मुझे कोई ये बात समझ नहीं आई। कोई आप खुद समझ लीजिए, अनंतनाग कहां पे, बीच में शुपैया भी आता है। मुझे लगता है शुपैया इसमें शामिल नहीं है। ये किस किस्म के डिलिमिटेशन है ढैंग साहब? आप मुझे एक चीज बताइए। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे राजौरी पुंछ को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से अलग थलग कर दिया जिसे कहते हैं, और पता नहीं किस बात की सजा दी। और ये मैं खुल के आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे एमपी बनते थे यहां पे, वो कभी भी ना राजौरी का ध्यान रखते थे ना पुंछ का ध्यान रखते थे। मोस्टली जो भी अगर आप इनका एमपी लैड देखिए, कुछ देखिए, या जो काम अगर आप देखेंगे, तो राजौरी पुंछ को अल्लाह के हवाले छोड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि और वहां पे लोगों को सियासी शौर भी बहुत ज्यादा है। राजौरी और पुंछ के लोगों को वो सवाल पूछते थे अपने एमपी से कि भाई आप क्यों नहीं आए राजौरी, आप बुद्धल क्यों नहीं आए, आप मंडी क्यों नहीं आए, आप मेंढर क्यों नहीं आए। तो मुझे लगता है कि वो एक किस्म से टू गेट रिड ऑफ राजौरी एंड पुंछ, उसको इन्होंने अनंतनाग से मिला दिया ताकि मसला ही जिसे कहते हैं खत्म हो जाए, और ये लोग जिसे कहते हैं ये वहां अनंतनाग वाला ही जो है इनकी नुमाइंदगी करे। तो ये एक बड़ी नाइंसाफी हुई है ख्वाजा साहब, मैं समझता हूं राजौरी और पुंछ के लोगों के साथ। इसके साहब, आप भी ये चीज मानते हैं कि कश्मीर में ना सही लेकिन जम्मू प्रोविंस में जो है भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है? जी, अभी अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अनाउंस किए हैं। जी जी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 2 बार पहले भी वो जीत चुके हैं? मैं डैंग साहब आपसे कोशिश करूंगा कि मेरी काफी बात होती रहती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भी, हमारे वोकला साहिबान भी हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर्स भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो लोग हैं, जो मैंने रखते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, काफी सारे लोग नाराज हैं ओवर द रेपिटेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। जो इनका इंटरनल जो कैडर है वो इस बात की हक में नहीं था कि ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं, उधमपुर वाले भी, आरएसएस के लोग भी नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर से लोग नाराज हैं। हाँ, कैडर भी नाराज है। रिपीट नहीं होने चाहिए थे ये रिपीट नहीं होने चाहिए थे। ऐसा क्यों? वो इसलिए लोग चाहते हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए। देखिए, आप एक सिस्टम होता है डैंग साहब। नहीं, अगर आप अच्छे काम किए हैं, आपने अपने लोगों की वेलफेयर की है, डेवलपमेंट की है, लोगों में आपकी पकड़ है, तो दोबारा भी आपको चांस मिल सकता है। डैंग साहब, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जहां तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ताल्लुक है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, वो काफी उन्होंने पीएमओ में जो काम किए हैं वो सबके सामने है। लेकिन जहां तक जुगल किशोर जी की परफॉर्मेंस है, अभी तक लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो मेट्रो चला गए थे पार्लियामेंट में। हैं ख्वाजा साहब, आपको याद है? बिल्कुल ठीक है। वो तो उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट में भी क्लियर हाँ, कर दिया ना clear कि कर उन्होंने डीपीआर की रिपोर्ट को वहां पे कोट किया था, लेकिन उसको गलत तरीके से गलत दर्शाया तरीके गया। से दर्शाया गया। जी, जी। लेकिन वो उससे भी खुश है कि अगर गलत तरीके से दर्शाया गया, वो कहते हैं कि जो मैं लोगों के पास वो बात कम पहुंचती, गलत तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंची है। लेकिन वो जिस डीपीआर का जिक्र कर रहे थे, तो क्या शकील साहब, मैं समझना चाहूंगा, कम से कम 10 लाख लोगों ने चुना है। अब एक ऐवान बाला में जाके स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है पार्लियामेंट में डैंग साहब बात रखने का, और इतना बड़ा मैंडेट लेकर आप ये हैं, और विदाउट प्रेपरेशन, आपको मालूम ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं।
और इस लेवल के ऊपर आपको स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए डैंग साहब, और सबसे बड़ी बात कि जम्मू के लोग जो हैं 2 बार उनको जिताया, और जहां जहां पे भी जुगल किशोर जी गए थे लास्ट टाइम भी, तो लोगों ने कहा था कि हम आपके काम से मुतमय्यन नहीं है, लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन डैंग साहब कितनी दफा कि क्या फुकदान है, यहां पे कोई शॉर्टेज है बीजेपी के लीडर्स में? आप देखिए, एक सीनियर एडवोकेट, एक्स बार प्रेसिडेंट, चीफ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के सुनील सेठी साहब, एक नामवर वकील है, उनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। और फिर उसके बाद आप देखिए 2 दफा हमारे प्रेसिडेंट बने अभिनव शर्मा जी, वो भी स्पोक्स पर्सन है। उनमें क्या कमी है? इसके अलावा क्या रविंद्र रैना जी को मैंडेट नहीं मिल सकता था क्या? और इसके अलावा और भी काफी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक से एक काबिल लोग हैं, जिनकी नशोनमा, जिनकी परवरिश आरएसएस में हुई है, जो हमेशा पार्टी के लॉयल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। अंदर से सभी दुखी हैं, ये मैं आपको बता दूं। जैसा मैंने आपको कहा, कैडर पूरा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, पार्टी डिसिप्लिन्ड है, तो इसलिए। लेकिन अंदर से कुछ लोगों ने यहां तक भी कहा कि शायद हमें नोटा दबाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, जो मुंसलिक हैं भारतीय जनता पार्टी से, कि शायद हमें नोटा दबाना पड़ेगा। लेकिन सर, नोटा दबाना कोई समझदारी तो नहीं, नुकसान है। नुकसान है। देखिए डैंग साहब, मैं आपको लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं, मैं आपको, क्योंकि नोटा राइट दिया गया है ना, राइट दिया गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा वो लोग कहते हैं हम किसी और को, तो क्योंकि हम दिल से संघ के साथ, बीजेपी के साथ, वो कहते हैं कि 70-70, 80-80 सालों से हमारी फैमिलीज जुड़ी हैं। लेकिन ऐसी क्या खूबी थी जुगल जी में कि उनको तीसरी दफा जो है रिपीट किया गया? ये एक सेंटीमेंट है डैंग साहब। सर, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, आईआईटी, आईआईएम, इतना रोड है, सड़कें हैं, पुल, मतलब इतनी स्मार्ट सिटी जम्मू बन चुका है। तो ये जुगल जी की उत्साह में तो हो रहा है। डैंग साहब, कल बारिश हुई है जम्मू शहर में? जी हुई है। आपने कल ग्रीन बेल्ट पार्क में 2.5 फुट पानी देखा आपने कल? बिल्कुल देखा आपने? 2.5 फुट लोगों की कारों के जो आधे से ज्यादा टायर थे, वो स्मार्ट सिटी के ग्रीन बेल्ट एरिया में थे। मैं ग्रीन बेल्ट एरिया की बात कर रहा हूं। अभी मैं जो लोअर एरियाज हैं जम्मू के, जीवल, भगवती नगर, साइंस कॉलेज, कृष्णा नगर की मैं बात नहीं करता, वहां क्या हालत है। और जहां तक डैंग साहब आप ये बात कहते हैं ना, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको बताता हूं डेवलपमेंट क्या हुई है। जम्मू को मिली 300 शराब की दुकानें, ठीक है, आप ही ने कवर किया ना। हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने कितना शोर मचाया कि हमारे घर के बाहर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन आपने देखा पुलिस ने कितनी पिटाई की हमारी माओं और बहनों की, बच्चों की। दुकानें खुलवाई पुलिस ने या नहीं, डंडे के जोर के ऊपर कॉलेज साहब, या नहीं खुली? आपको ये मैं बता दूं, लुथरा अकेडमी है कच्ची सोनी में, स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, इसके गेट के सामने शराब की दुकान खुली। गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकान, स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, और एक एक लोकेलिटी में 10-10 शराब की दुकानें। ख्वाजा साहब, ये गिफ्ट मिला हमें। और फिर इसके अलावा आप बात कर रहे थे आईआईटी और आईआईएम की। डैंग साहब, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतना खूबसूरत बना दिया है। आप देखिए हमारा गांव जगटी, ठीक है, वहां बड़े खूबसूरत चीड़ के दरख्त थे, पूरा जंगल काटा गया। हमें भी बड़ी खुशी हुई, हमने सोचा यार तो बड़े नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, आईआईटी। सर, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा वहाँ? हाँ, मैं भी आपको बताता हूँ, मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ कि आईआईटी और आईआईएम की बहुत क्रेडिट लिया जा रहा है, बहुत डोल बजाए जा रहे हैं। डैंग साहब, आईआईटी में सिर्फ एक फैकल्टी में एक मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर है, शायद डॉक्टर क्यूलीन कौर बिजराल। और आईआईएम और आईआईटी में इसके अलावा ख्वाजा साहब कोई फैकल्टी में मुझे नहीं लगता कोई जम्मू का या मेरे डुग्गर प्रदेश का कोई मेंबर है टीचिंग में। और टीचिंग, नॉन टीचिंग सारा स्टाफ जो है जम्मू कश्मीर से बाहर का स्टाफ। और दूसरी बात डैंग साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। मुझे कन्फ्रंट करिए, मुझे बताइए कितने टीचर जम्मू से हैं और कितना नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो हमारे डुग्गर प्रदेश से है। तो क्या इसको आप 15 लाख से कंपेयर कर रहे हैं?
जी, जो जुमला एक आया था, हाँ, 15 लाख 15 दूंगा। लाख, जी, तो अगर आप ये इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं सर कि सिंगल पर्सन वहां मैं नाम ले रहा हूं, डॉक्टर बिजराल का मैं नाम ले हाँ। रहा हूं, उसके अलावा मुझे बताएं, मुझे मेरे साथ डिबेट में आ जाएं, मुझे बताएं कितने टीचिंग नॉन टीचिंग में मेरे जम्मू के जो हैं वो लोग हैं। और दूसरी बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं कि ये भी बताएं कि मेरे जम्मू कश्मीर से कितने स्टूडेंट्स हैं जब से ये आईआईटी और आईआईएम ऑपरेशनल हुआ है। और जब आंकड़े सामने आएंगे आप सभी लोग डैंग साहब हैरान हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी नहीं है वहाँ पे? मैं कह रहा हूं आपको, और कोई जो स्पेशल कंसेशन या मरात कुछ भी नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर को। ये क्लियर करिए, पूछिए ये सवाल जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं आईआईटी और आईआईएम का। सर ऐसा कैसे संभव है? मतलब जमीनें हमारी, जंगल हमारे, रक्षक हम वहाँ के, और हमारे ही लोगों को नौकरियां न मिले या हमारे ही लोग वहाँ पे पढ़ न सके। डैंग साहब, जब कोई आप मुझे सवाल जब कोई करेगा ही नहीं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोर्थ स्टेट को जम्मू कश्मीर में रन कर रहे हैं, कभी जानने की कोशिश की आप लोगों ने कि आईआईटी जो इतना खूबसूरत है हाईवे के ऊपर? सर हम तो बिल्डिंग देख के ही खुश हो जाते हैं। हम भी तो मुझे वहां जाने का मौका लगा, मैं तभी आपसे बात कर रहा हूं। हम तो यही सोच रहे थे कि वहाँ पे हमारे ही लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। आपको नहीं नजर आएंगे। और मैं डैंग साहब आपको एक और चीज बताऊंगा कि हमारे डुग्गर प्रदेश का और हमारे जम्मू कश्मीर का, मैं ये कहूंगा, सिस्टमैटिक हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी जमीनें हमसे छीन ली गई, और जो बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आसान रेट्स के ऊपर, जिसे कहते हैं वो लीज पे दी जा रही। बैंक साहब, ये किसी ने बात उठाई? अभी तक तो सुना ही नहीं कहीं। सुना नहीं आपने, इसे कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी ये स्मार्ट सिटी के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि जिनकी कीमत करोड़ों खरबों रुपया है, एक भी टेंडर, एक भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के पास नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं, और अल्टीमेटली हमारे यूथ, हमारे साथ ये वादा किया गया था कि जो हमारी लैंड है और जो हमारे जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन आपने देखा ख्वाजा साहब कि डोमिसाइल आ गया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया, और डोमिसाइल के हिसाब से आज हमारी लैंड भी कंप्रोमाइज हो गई और हमारे जॉब्स भी कंप्रोमाइज हो गए। डोमिसाइल तो इसीलिए था ना कि बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पे जमीन न ले पाए, नौकरियां न ले पाए। डोमिसाइल तो इसलिए बनाया गया ना कि जो लोग पिछले 8-10 सालों से या 15 सालों से या 12 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर के हकूक दिए गए। और आज आप देखिए ना कि 5 वाइस चांसलर हैं ख्वाजा साहब यहाँ पे, 5 जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारे जम्मू में, 5 के 5 डैंग साहब जो वाइस चांसलर हैं वो बाहर से। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के होते हुए? जी, मैंने सुना है आज से कई साल पहले जो है एक वाइस चांसलर जो है वो बाहर का था और भारतीय जनता पार्टी ने रोडें जाम कर दी थी, प्रोटेस्ट किए थे। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ डैंग साहब, हमारी जम्मू की जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, जम्मू मुकम्मल एक दिन के लिए सक्सेसफुल बंद हुआ था। और डिमांड क्या थी ख्वाजा साहब? डिमांड ये थी कि जम्मू का वो डोगरा वाइस चांसलर होना चाहिए। जी, जम्मू का डोगरा, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी, क्योंकि जम्मू में ये यूनिवर्सिटी है। और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे एसएस भदौरिया साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे जम्मू कश्मीर के, वो वाइस चांसलर बने थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के। और आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और सारा सिस्टम चला रही है। 5 के 5 वाइस चांसलर जो हैं यूपी, बिहार, दिल्ली के। और लोग तो ये भी कहते हैं कि नजदीकी रिश्तेदार हैं, कोई कहते हैं हमारे जो लोग जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप ये कहें कि हमने जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा किया, जम्मू को इंसाफ दिया। ये कौन सा इंसाफ है डैंग साहब, आप मुझे बताइए कि मेरे डुग्गर प्रदेश में ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई ऐसा एकेडमिशियन नहीं है जो काबिल है,
जो वाइस चांसलर लग सकता है। और मैं बड़े अफसोस से ये कहूंगा कि हमारे एकेडमिशियंस ने भी ये आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो लोग निजाम रन कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये सूट नहीं करता। अगर आज केंद्र में कोई और सरकार होती, आप देखते यही भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती कि यहां डुग्गर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके वाइस चांसलर डुग्गर क्यों नहीं है। लेकिन इस वक्त बात नहीं की जाएगी। ये सवालात हैं जो जम्मू के लोगों को, मेरे डुग्गर प्रदेश के लोगों को इस वक्त इन लोगों से पूछने हैं। उसके साथ हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जो हमारे ही कुलीग ने जो है जुगल किशोर जी का किया था, जिसमें वो जो पत्रकार हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे कुलीग हैं, वो उनसे पूछ रहे थे कि ये सब्जी किसने बनाई है, ये परोठा किसने बनाया है, बड़ा स्वादिष्ट है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था ये सारे सवाल उनसे पूछना, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के एमपी, आज एमपी कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ये चीजें पूछते कि आईआईएम में कौन है, आईआईटी में कौन है, कौन लोग वहाँ पे जो है सर्विसेज दे रहे हैं, कौन लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स कौन है, हमारी जमीनें प्रोटेक्ट क्यों नहीं हो रही हैं। तो ये सवाल नहीं होने चाहिए थे वहाँ पे। डैंग साहब, विद ड्यू रिगार्ड्स टू दैट जर्नलिस्ट, वो भी हमारे अपने ही हैं, बिल्कुल हमारे डुग्गर प्रदेश के हैं और अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी हुई है। ये मौका था मेरे उस फाजल दोस्त को, जब वो एमपी साहब के साथ नाश्ता कर रहे थे, ख्वाजा साहब उनसे ये लोगों के सवाल पूछने चाहिए थे कि एमपी साहब आप बताइए, आईआईटी में जम्मू के बच्चे कितने हैं, आईआईएम में जम्मू के बच्चे कितने हैं। और एमपी साहब, जब हमारी माओ और बहनों के ऊपर एफआईआर लगी, पर्चे लगे, जब उन्होंने शराब की मुखालफत की, तो एमपी साहब से पूछना चाहिए था कि एमपी साहब आप कहां थे उस वक्त, आप सामने क्यों नहीं आए जब हमारी बच्चियों के ऊपर बस स्टैंड में अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। जैंग साहब, जब हमारे डेली वेजर सड़कों के ऊपर छाती पीटते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं, हमने कभी अपने एमपी साहब को उनकी बात करते देखा आपने कभी? डैंग साहब, कभी उनके हक में आते हुए देखा आपने? उल्टा ये कहा गया कि ये लाइबिलिटी है, ये पुरानी सरकार का जो गंद है ये हमारे पास आया है, पाप की घंटी डाल दी गई, पाप की घंटी डाल दी गई, बैकडोर अपॉइंटीज थे, इलीगल अपॉइंटीज थे, पैसे देके ये इन लोगों को लगाया गया था। आप मुझे एक चीज बताइए, कहां थे हमारे एमपी साहब? और दूसरी बात डैंग साहब, आपको याद है 30 मार्च 2024 को जुगल जी ने जम्मू में कितने जोशो खरोश के साथ फॉर्म भरा, ठीक है, कितनी जनता उनके साथ, देखिए कितना जोशो खरोश था उस दिन। और उन्होंने बताया कि जो उनकी जो बैंक की लायबिलिटी है, उन्होंने कहा 20 लाख मेरी बैंक की लायबिलिटी है। लेकिन डैंग साहब, इससे पहले जो उन्होंने साल 2019 में नॉमिनेशन भरा, ठीक, तो जुगल जी ने तो उसमें ये लिखा कि मेरी 34 करोड़ की लायबिलिटी है जम्मू कश्मीर बैंक की, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जम्मू और रियासी की जनता जो वोट डालेगी 26 या 27 को, 26 को शायद, क्या उनको ये जानने का हक नहीं है ख्वाजा साहब? बिल्कुल, कि ये इतनी बड़ी लायबिलिटी जो है, जो आपने 34 करोड़ की क्लियर की, क्यों? क्योंकि अभी नवंबर 22 में ये हिमाचल सरकार को लिख के दे रहे हैं कि हमारा अकाउंट एनपीए हो चुका है। तो ये 1 साल के अंदर ये कहां से बरसात हो गई डैंग साहब, 34 करोड़ रुपए की? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो देना अपने वोटर्स को। और मैं आपको ये बताऊं, मैं हवा में बात नहीं करता। मैंने 4 अप्रैल को जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं श्री सचिन कुमार वैश्या जी आईएएस, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, मैंने लिखित तौर के ऊपर ऑब्जेक्शंस दिए। और मुझे पूरी उम्मीद थी, जो मैंने उनके बारे में सुना हुआ है डीसी साहब के बारे में, कि वो एक बड़ी अच्छी छवि के मालिक हैं और ईमानदार ऑफिसर हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और
मेरे ऑब्जेक्शन के ऊपर फैसला करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, सेक्शन 36 ये कहती है कि अगर कोई शख्स, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, वहां मुझे भी इख्तियार दिया गया है, मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा ख्वाजा साहब, तो मैंने सेक्शन 36 में पढ़ा है कि अगर कोई शख्स कोई मिसमैच या डिस्क्रिपेंसी जो एफिडेविट फाइल किया हो कैंडिडेट ने, अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने लाते हैं तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी करनी है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, ये मामला ही नहीं उठाया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। मेरी एप्लीकेशन उनके पास थी, उन्होंने पूछा तक नहीं जुगल जी से कि जुगल जी आपके खिलाफ एक शिकायत आई हुई है, आपको इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन 7 तारीख को शाम को डीसी ऑफिस के एक ऑफिशियल मेरे पास आते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि जनाब आपकी दरखास्त मिली और आप कोर्ट का दरवाजा जो है वो जाके खटखटाइए। ये मुझे डीसी साहब जो हैं ये मुझे राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, और मेरी ऑब्जेक्शन का उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। और मैं आपको ख्वाजा साहब बताऊं, इसी तरह से इसी पे मैं ये समझना चाहूंगा सर, जो डीसी साहब ने आपको ये रिप्लाई किया जी जी कि आप कोर्ट में जाइए, जी जी तो क्या डीसी साहब इस पे इंक्वायरी नहीं कर सकते थे या उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है? मैंने आपको पहले बताया सेक्शन 36 है जो स्क्रूटनी से डील करती है। जब आपने 6 तारीख को तमाम कैंडिडेट्स को स्क्रूटनी के लिए बुलाया, जब तो आपने मेरी कंप्लेंट जो थी वो पुट करनी चाहिए थी ना जुगल जी को, कहना चाहिए था उनको कि जुगल जी ये आपके खिलाफ एक एतराज आया है कि भाई आपके एफिडेविट में मिसमैच है। 2019 का एफिडेविट कहता है कि 34 करोड़ की लाइबिलिटी है, अभी जो आप एफिडेविट 24 में दे रहे हैं उसमें आप कहते हैं 20 लाख की लाइबिलिटी है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। तो डीसी साहब को पूरा इख्तियार था कि वो जुगल जी को 1 दिन का या 2 दिन का टाइम देते कि आप अपने बैंक से एनओसी लाइए, बताइए अवाम को कि ये आपने किस तारीख को 34 करोड़ रुपया जो है वो बैंक की जो भी शाखा, चाहे लिंक रोड है या कच्ची सोनी है, जिस तारीख को आपने पैसे जमा किए हैं। तो हम भी कहते, मैं भी कहता जी मैं सेटिस्फाई हो गया हूं। ये ऑब्जेक्शन जो है ये कानून ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, जो चीज हमने। और मैं आपको बताऊं, इसी तरह केरला में ख्वाजा साहब क्या हुआ कि वहां पे जो थिरुवंतपुरम की जो सीट है, जहां से शशि थरूर जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने पहले अपनी एफिडेविट में इनकम बताई थी 10.5 करोड़, और जब अभी उन्होंने फॉर्म भरा तो वो आगे कोई 5 लाख के ऊपर। तो कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन रेज किया और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, वेरिफिकेशन की जाए कि ये इतना मिसमैच क्यों है। तो मैंने वही अपना राइट एक्सरसाइज किया कि ये जो इतना बड़ा मिसमैच आ गया कि आप कहते हैं 2019 में कि मैंने 34 करोड़ लाइबिलिटी है और 34 से सीधा पहुंच गए 20 लाख। तो ये मैं बात पूछी थी और अल्टीमेटली ख्वाजा साहब मैं यहीं पे नहीं रुका, मैं डैंग साहब उनका ऑफिस है, मैंने वहां पे शिकायत कर दी है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा भी खटखटाया है। मेरी अर्जी जो है, मेरी कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पहुंची है। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कानून का स्टूडेंट हूं, मेरा रूल ऑफ लॉ पे पूरा विश्वास है, मुझे इस देश की कानून प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरी दरखास्त का फैसला जो है वो कानून के मुताबिक होगा ही होगा। शकील साहब, आपका जो भी मतलब लोग मैसेज करते हैं या कमेंट्स करते हैं, वो ये कुछ एक लोग ऐसे कहते हैं कि आप पर्सनल हो जाते हो भाजपा के जो लोग हैं या नुमाइंदे हैं, या भाजपा के साथ आप पर्सनल हो जाते हो। कहीं भाजपा के खिलाफ बोलना मतलब? डैंग साहब, मैं आपको एक चीज कहूंगा, मेरे खिलाफ कोई भी राय रखना मेरे दोस्तों का, मेरे क्रिटिक्स का पूरा हक है, आई रिस्पेक्ट। और जो आपके क्रिटिक्स होते हैं वही आपको जिंदा रखते हैं। आप मुझे बताइए, हुकूमत में कौन लोग हैं, ड्राइविंग सीट के ऊपर कौन लोग हैं? आप मुझे बताइए, सवाल किसको करना है? अभी रमन बल्ला को सवाल करेंगे जो पावर में है। जो पावर में है, क्वेश्चन किसको पूछना है मुझे बताइए। डेमोक्रेसी में आप क्वेश्चन किससे करते हैं? सत्ता से।
जो लोग पावर में हैं। तो ये जो 10 साल का वक्फा जो बीच में बीता है, जिसमें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये सत्ता में रही है, तो इससे पहले की जो सरकारें थी, क्या आप उनसे भी सवाल इसी जोश से करते थे? आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए 95 ऑनवर्ड्स, आप देख लीजिए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां सरकार में थी 96 टू ये जो जब इतनी ज्यादा करप्शन हुई, आप देखिए कितनी अपॉइंटमेंट्स जो है मैंने वीवीआईपीज की, पॉलिटिशियंस के बच्चों की क्वैश करवाई है। उसमें मैंने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कांग्रेस का है या कोई पीडीपी का है। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑलवेज स्पोकन फॉर लॉ, फॉर अप होल्डिंग रूल ऑफ लॉ। और ये मैं आपको बता दूं डैंग साहब, आज ये जो बच्चे हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उसमें मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज तो यहां जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो तो बैकडोर के थ्रू होती थी, जिनका सियासी असर रसूख था। ये तो अल्टीमेटली आर्टिकल 14 और 16 की मैंने जंग लड़ी हाईकोर्ट में जाके कि भाई ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये तो सबके लिए, आर्टिकल 14-16 सबके लिए। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से बच्चे मुंसिफ सिलेक्ट हो रहे हैं, डीएसपी सिलेक्ट हो रहे हैं, अच्छी सर्विसेज में आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने उस वक्त भी करप्शन हाईलाइट की थी। आप रिकॉर्ड मेरा देख सकते हैं, मैं पिटीशंस के टाइटल, नंबर, डेट ऑफ जजमेंट दे सकता हूं। तो इसलिए मुझे इस बात की कोई वो नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तो हमेशा मैंने हक की बात की है। लेकिन भाजपा तो कहती है करप्शन पे लगाम हमने लगाई है। हाँ, बहुत लगाम लगाई इन्होंने। आप देखिए ना कितनी लगाम लगाई है कि आप 34 करोड़ का हमें हिसाब ही नहीं दे रहे। देखिए कितनी करप्शन पे लगाम है कि एक कंपनी बनाई जाती है, हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और 3 मेगावाट का माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो चंबा में लिया जाता है। और ये लोगों को जानने का हक है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और गारंटर्स कौन है। डैंग साहब, कविंदर गुप्ता जी गारंटर हैं, पर्सनल गारंटी दी है कविंदर गुप्ता जी ने। डॉक्टर निर्मल सिंह ने पर्सनल गारंटी दी है। डॉक्टर निर्मल सिंह की 3 कनाल जमीन जो सुंजुआ में है वो मॉर्गेज्ड है। कविंदर गुप्ता जी की जो उधमपुर में कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज्ड है जेके बैंक लिंक रोड को। वो तो बैंक वालों ने कब्जा कर ली होगी ना। देखिए कब्जा, कार्रवाई आपने सुना क्या? कोई कार्रवाई आपने सुनी क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, जो अकाउंट एनपीए हो चुका है तो होना क्या चाहिए था? सरफेसी के तहत एक्शन नहीं होना चाहिए था क्या? ये प्रॉपर्टियां कुड़क नहीं होनी चाहिए थी क्या? वहां ढोल नहीं बजने चाहिए थे? लेकिन कभी आपने सुना डैंग साहब? सुना तो नहीं। कभी आपने कोई ये सुना कि कोई बैंक ने कोई रिकवरी दावा फाइल किया है? ठीक है, हम तो यही सुन रहे हैं कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हुई, लेकिन हम तो यही चीज कह रहे हैं कि भाई बताइए ना। आप कहते हैं यू आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस, ठीक है, तो अच्छी बात है, तो बताइए आवाम को कि आपकी पार्टी जो है, अगर आपकी पार्टी के लोग अगर करप्शन करेंगे, अपनी पोजीशन को गलत फायदा उठाएंगे, तो क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? और अगर ये बात मैं खुल के करता हूं, तो अगर इसके लिए मुझे मेरे ऊपर जितना मर्जी कीचड़ अगर आएगा तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं साफ बात कहूंगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे जब बात करनी है तो मैं तो हमेशा रिकॉर्ड और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डैंग साहब बात की है। मेरे पास कागजात मौजूद हैं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन जो है हिमाचल सरकार से मैंने आरटीआई के ऊपर ली है। 21 मई 2022 को इनको लास्ट डेट मिली थी कि चंबा में प्रोजेक्ट कमीशन करो। हिमाचल के गवर्नर ने एमनेस्टी दी इनको कि मैं आपको मौका देता हूं कि 21 मई 22 तक आप इसको कमीशन कर लीजिए। उसके बावजूद भी ये डैंग साहब नहीं कर सके। और अब तो मैंने ये भी सुना है कि शायद इन्होंने आगे किसी को आउटसोर्स करने की भी कोशिश की है, क्योंकि ये बेचारे जम्मू कश्मीर के लीडर हमारे, इनको कहां बिजली पैदा करनी आती है। इनके साथ कोई टेक्निकल बंदा था ही नहीं, तो तभी इनका ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, अकाउंट इनका एनपी हो गया। तो अब डैंग साहब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप ये कहें कि कविंदर जी ने कैंक में 25 कनाल सरकारी जमीन रखी हुई थी, तो जब मैं ये बात करता हूं तो वो कहते हैं ये बीजेपी के खिलाफ है। क्या बात नहीं करनी अवाम की, लोगों की बात नहीं करनी? आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि जुगल जी इलेक्शन है, अभी तो हिसाब दे दो, तो हमें यह सुनने को मिलता है कि 3 परिवार जो हैं वही खा गए जम्मू कश्मीर को। ये जंगल भी लूट गए, नहरें खा गए, दरिया खा गए, सब कुछ खा गए,
लेकिन इस 34 करोड़ का तो कोई, वो आज भी होम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि इन तीनों को वोट नहीं देना। इसी के पास मंजर में मैं समझना चाहूंगा शेख साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें, क्या उसी के साए में ये सब कुछ तो नहीं हो रहा था? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब से ये, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे वक्त पे ये जजमेंट आई है डैंग साहब। इसने ये बता दिया कि इस हमाम में सभी नंगे। देखिए, बॉन्ड्स जो हैं वो बीजेपी के भी निकले, बॉन्ड्स कांग्रेस के भी निकले और तमाम जमातों के निकले। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हो गई कि मैंने देखा कि अब करप्शन के ऊपर थोड़ी बात जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और इसके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उनके पोल मैनेजर्स हैं, वो थोड़ा सा करप्शन के ऊपर, डैंग साहब अब देख रहे हैं कोई करप्शन डिस्कस नहीं हो, अब ये करप्शन का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अब करप्शन थोड़ी सेकुलर हो गई मुझे लगता है और एक्सेप्टेबल हो गई। ठीक है, तो इसलिए करप्शन मुझे लगता है कि अब हमें भूल जानी चाहिए। ठीक है डैंग साहब, क्योंकि ये जो ऐसा सिस्टम बनाया हमने कि मैं देख रहा हूं आज पिछले काफी अरसे से, जब से ये जजमेंट आई है और जब से ये डिटेल्स सामने आना शुरू हुई हैं, तो डैंग साहब मुझे ये लगता है कि अब हमें अपने देश में करप्शन को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। हमें कोई डेवलपमेंट, दूसरी तीसरी बातें जो हैं वो करनी चाहिए। करप्शन जो है मुझे लगता है कि इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। शकील साहब, इतने सारे मुद्दे हैं, आप मतलब जब से ये इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं, 30 तारीख के बाद ही हमने काफी सारे इंटरव्यूज भी आपके किए हैं। बाकी सारे मुद्दे जो हमने आज डिस्कस किए हैं उसकी शायद हो सकता है कि हमारे साथियों को नॉलेज ना हो, लेकिन ये मामला जो है आप लगातार इसको उठा रहे हैं, फिर भी कोई भी मीडिया कर्मी इस पे चर्चा नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि आपसे संपर्क नहीं कर रहा है। ऐसा क्या है? डैंग साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना मीडिया फ्रेंडली मैं हूं और जितने ये मेरे भाई हैं, ये मेरे इंटरव्यूज करते रहते थे, लेकिन मैंने देखा कि 30 मार्च के बाद, मैं 1 अप्रैल को मैंने बोलना शुरू किया, जब मैंने ये मिस मैच जुगल किशोर जी के एफिडेविट को हाईलाइट करना शुरू किया। पता नहीं मेरे पास बहुत कम लोगों ने रुजू किया, मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगा मीडिया से, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, और आज आके कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़, आपने कभी, आप मेरी फेसबुक पोस्ट पढ़ लेते हैं तो आप मुझे फोन कर लेते हैं, तो मैं आपसे बात करता हूं। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस ख्वाजा साहब। मैं इसलिए भी आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने नाराजगी भी जाहिर की है। हाँ, और मैंने नाम लेके की है। हाँ, मैंने 4-5 दिन पहले ख्वाजा साहब एक फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें मैंने बड़े एहतरामन एक पार्लियामेंट्री तरीके से मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने जम्मू के तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका जम्मू में नाम चलता है और जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया है, तो मैंने उनके नाम भी लिखे और मैंने उनसे गुजारिश की कि आइए मुझे ग्रिल कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए कि मैं कहीं हवा में तो नहीं बात कर रहा, या मैंने कोई, किसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि मैं जुगल जी के पीछे पड़ जाऊं। ठीक है, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है डैंग साहब। अगर जुगल जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, जब भी आप मुझे मिले हैं हमेशा वी हैव एक्सचेंज्ड, ये मैं कहूंगा कि बहुत ही प्यार से मिले। ठीक है, और मैं ये डैंग साहब आपसे शेयर करूंगा, अभी गुलाम अली साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ तो वहां पे जुगल जी मुझे मिले बड़े प्यार से, अदब से, एहतराम से। मैं सिर्फ अपना एक राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं जुगल, ये अपने डैंग साहब, जो मुझे मेरे संविधान ने दिया है, कानून ने दिया है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव का, अपने कैंडिडेट का तमाम लेखा जोखा जो है वो जानने का हक है ख्वाजा साहब। मेरा मकसद कोई जुगल जी को तंग करने का नहीं है, मेरा मकसद उनको परेशान करने का नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात जुगल जी से अपने डुग्गर प्रदेश की तरफ से ये सवाल कर रहा हूं कि जुगल जी बता दीजिए ना आप कि 34 करोड़ कैसे सेटल किया आपने? क्या कोई 20 करोड़ में सेटल हो गए, क्या 5 करोड़ में सेटल हो गए? और आपने पैसा, जो रकम है लिंक रोड ब्रांच में, किस तारीख को और कितने पैसे जमा किए? डैंग साहब, अगर तो ये कोई गैर आईनी और कोई गैर कानूनी बात है, मुझे लगता नहीं ये गैर आईनी, और क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं बड़ा रिप्यूटेड लॉयर हूं, मैं अपने आप को एक लॉ का
कानून का अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की मैंने जजमेंट्स पढ़ी, मैंने इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा, उससे मुझे पता चला कि ये जो मिस मैच है इसको मैं रिटर्निंग ऑफिसर को हाईलाइट कर सकता हूं और रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि इसके ऊपर वो छानबीन करते और जुगल जी से पूछते कि जुगल जी बताइए ये मिसमैच क्यों है, और जुगल जी को वक्त देते। हम आपको 1-2 दिन का वक्त देते हैं, आप जाइए बैंक से सर्टिफिकेट ले आइए और बता दीजिए, तो बात हम ये ऑब्जेक्शन को डिसाइड कर देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, चाय पे चर्चा थी। शेख साहब की दावत पे आज हम आए थे, जिसमें काफी मुद्दे जो है वो डिस्कस किए गए, लेकिन हैरत की बात तो यही है कि कुछ नई चीजें हमें जो पता चली है तो वो हम अपने लेवल पे भी जाके कोशिश करेंगे। जैसे आईआईटी की इन्होंने बात की, तो आईआईएम की बात की, तो हैरत की बात यह है कि जैसे शेख साहब ने बताया है कि वहां ना तो यहाँ का स्टूडेंट है और एक आदमी के अलावा कोई वहां एम्प्लॉय भी नहीं है। तो ये वाकया ही एक बहुत बड़ा सवाल है जो इसको पूछा भी जाएगा और इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे वहां जाके उजागर करने की। बहरहाल पूरी जम्मू कश्मीर की सियासत को भी हमने डिस्कस किया, तामीर और तरक्की के कामों को भी डिस्कस किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। इस शर्त के साथ आपसे विदा लेंगे, आप अपने इस चैनल का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी सपोर्ट हमें सिर्फ इतनी चाहिए, आप हमें हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर रखा कीजिए और हमें किस तरह के किस नौइयत के मुद्दे उठाने चाहिए वो भी जरूर रखिए, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं देखेंगे, आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप हमारी वीडियोस को आगे शेयर नहीं करेंगे, इंतजामिया में बैठे लोगों तक या अहले सियासत के उन ऐवानों तक आपकी आवाज पहुंचाना मुश्किल है। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बहरहाल शेख साहब का फिर एक बार मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने चाय की दावत भी दी हमें और हमने पब्लिक के इशू भी डिस्कस किए। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। हाँ ढेंग साहब, इजाजत लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नई किसी मुद्दे और नई किसी शख्सियत के साथ। बहरहाल जो आज हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, आज का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम कैसा लगा आप ये भी जरूर लिखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।